हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। नई कंटेंट के साथ। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने जो है अपना ग्रामर का सिलेबस प्रॉपरली आपने रिवीजन कर लिया होगा। और अब जो करो या मरो की स्थिति है, आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। हम जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आऊँगा और ये CHSL की एक सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट है। SSC CHSL 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम डेट है मेरे पास में 03/07/2024 और शिफ्ट रहने वाली है 3rd और पेपर सेट नंबर है 15 आज का। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा कुछ। Pratagya arrived to the railway station 5 hours early. प्रतिज्ञा 5 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गई। तो देखिए, कभी भी रेलवे स्टेशन आ जाता है तो उसके साथ में TO2 प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, अराइव्ड एट का यूज करते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेट है, क्या कर रहा है, देख लेते हैं। प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर। प्रतीक ने प्लान किया श्रेया से उसके फेवर के लिए, बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज। सो ही, इसलिए वो लेकिन जो है करेज, साहस को बटोर नहीं पाया। मास्टर ऑफ द करेज का मतलब होता है साहस बटोर पाना। सो ही ब्लैक्ड आउट। तो ब्लैक्ड आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर फ्रेज पूछा गया है, एक फ्रेजल वर्ब पूछी गई है जिसका प्रॉपर यूज है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जहाँ पर एक वर्ब के साथ में एक प्रपोजिशन दिया गया हो। जैसे ब्लैक्ड एक वर्ब है और प्रपोजिशन आउट दिया। ब्लैक्ड आउट का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल पेंटेड हो जाना। मतलब बिल्कुल पेंटेड हो जाना मतलब बिल्कुल सूखा सा पड़ जाना। प्रतीक वाज प्लानिंग, क्या वह टूट गया, क्या वह साहस बटोर पाया। चिकन आउट का मतलब क्या होता है, लूजिंग करेज। और यही इसका सही आंसर होगा कि वो अपना साहस नहीं बटोर पाया क्या से बात करना। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा इसका सुटेबल आंसर होगा। बाकी चेक आउट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होटल से चेक आउट करना। टर्न डाउन का मतलब होता है बंद करना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय। क्वेश्चन 3rd पर आते हैं। द कंपनी वाज वर गिविंग इन द प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। कंपनी त्योहारों के मौसम पर देती है। तो गिव इन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है देना। तो वो क्या करती है, ऑफर देती है जिससे कस्टमर आके खरीदे। वो बोलती है कि भाई जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे तो उसके साथ में हम एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और देंगे। या जैसे अगर आप 5 किलो आटा खरीदेंगे तो हम उसके साथ में 100 ग्राम जो भी कुछ अलग प्रोडक्ट देंगे, नमकीन का पैकेट देंगे, ये सब। सो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दिस आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वर्क ऑफ द रियलिस्टिक स्टाइल। तो मुझे पहले ये बताइए, आर्ट वर्क क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अरे सर सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, वर्क कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्क आएगी। आपके पास क्लोज पैसेज आ गया है, यानी फिल इन द ब्लैंक वाला पैसेज आ गया है। मैं पैसेज को पढ़ता जाऊंगा, ऑप्शन को सेट करते हुए हम लोग आगे सब पढ़ेंगे। फैमाइन। फैमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ठीक है, द फैमाइन वर डैश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मैनी रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पोर्ट मशीन मेड गुड्स, रिटेल, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर एंड डैश। देखिए, अगर मैंने इतनी लाइन पढ़ी है तो मुझे एक चीज़ की मोटी मोटी सी चीज़ ये समझ में आ रही है कि सूखा पड़ा कब पड़ा, ब्रिटिश रूल के समय, जब ब्रिटिश शासन था तब पड़ा। आज जब सूखा पड़ा तो उस समय क्या है, कई सारी मशीन मेड मटेरियल आने लगे। पहले ह्यूमन मेड होते थे, लोगों को काम मिलता था। फिर मशीन मेड आने लगे, लोगों के हाथों से काम चला गया और फार्मर्स का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ, उनको परेशान किया गया।
भोजन के लिए उनको परेशान किया गया। तो इनमें से आपको एक प्रॉपर देखना। देखिए वाज या वर है तो इसके बाद में पैसिव वॉइस आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो तीनों ही थर्ड फॉर्म आ रही हैं, चारों ही थर्ड फॉर्म है। एक्सक्रिएटेड का मतलब होता है कष्टदायक, कोई चीज़ क्या हो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो, तो ये तो नहीं होगा। पॉज्ड मतलब रुकना, तो फेमाइन रुका तो नहीं था। और उसके बाद में हमारे पास में ये डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना नहीं। कॉज्ड, कॉज्ड का मतलब होता है कारण, तो कारण था, है ना, किसके कारण, फेमाइन के कारण। ब्रिटिश रूल के अंदर कई सारे रीजंस हुए जिसके कारण उनका बिजनेस गड़बड़ाने लगा, जिसमें क्या क्या हुआ, ड्यू टू मैनी रीजन। एक्सक्लूडिंग लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर एक्सक्लूड कर देना मतलब लार्ज स्केल पर नुकसान नहीं हुआ। एक्सक्लूडिंग स्मॉल स्केल ये भी नहीं, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल नहीं, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल क्या बोल रहा है, इसके कई सारे कारण थे अनएम्प्लॉयमेंट के जो बड़े बड़े स्तर पर थे। इंक्लूडिंग लार्ज स्केल का मतलब क्या है, बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे कारण थे, जिसमें से कौन कौन से कारण बताए गए थे। देखिए मशीन को इम्पोर्ट किया गया ब्रिटेन से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। अब डैश टू द एसेस ऑफ फूड, भोजन की अधिकता पे क्या कर दी गई, क्या अनलिमिटेड भोजन मिला, नहीं। अगर देखो सूखा पड़ रहा है तो अनलिमिटेड भोजन तो होने नहीं वाला। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है जैसे गुब्बारे में हवा भर के फुलाते हैं ना, तो फुलाना इन्फ्लेटेड, तो ऐसा नहीं हो रहा है। बेसिक नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड, तो भोजन की सप्लाई पे भी क्या कर दिया गया, उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। इंडिया सफर्ड टू वेरी सीवर ड्रॉट्स, भारत ने दो सबसे भयानक सूखों का सामना किया, एक तो 1965 का और एक 1966 का। इंडिया अचीव्ड डैश इन फूड ग्रेन बाय ईयर 1976 थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइजर लेड डैश। देखिए पहले सूखा पड़ा, अब सूखा पड़ने के बाद में स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। तो जब स्थिति सुधरेगी तो उनकी स्थिति कब सुधरी, भारतीय लोगों की स्थिति कब सुधरी, 1976 में उनकी स्थिति में सुधार आया। तो सक्सेस दिन नहीं होगा, गोल के साथ में एट आता है, गोल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है अक्षमता, ये नहीं होता। सेल्फ सफिशिएंट यानी वो कब आत्मनिर्भर बने, कब आत्मनिर्भर बने, 1976 में वो आत्मनिर्भर बने भारतीय लोग। अब उसका कारण क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फील्ड वाटर, जिसमें क्या क्या था, पानी, बीज दिया जा रहा था, पानी दिया जा रहा था, उर्वरक दिए जा रहे थे। इन सब चीज़ों ने हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। और जब आत्मनिर्भर हम लोगों को बनाया तो कौन सी क्रांति आई, बताइए जरा, हरित क्रांति आई। पेड़ पौधों से हमको कौन सी क्रांति मिलती है, हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। द कंट्री इज नो लॉन्गर एक्सपोज टू द रियल फेमिनाइन, और जब से भारतीय लोगों को किसी प्रकार का कोई खास सूखे का सामना नहीं करना पड़ा। हाउएवर लैक ऑफ परचेजिंग पावर कंटिन्यूज टू हंट पीपल इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी लोग जो है भोजन खरीदने की ताकत नहीं रख पाते हैं। देखिए भारत में इतना सस्ता है, आप विश्वास कीजिए हमारे यहाँ जिस एरिया में मैं हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, 10 रुपए के अंदर व्यक्ति सुबह ब्रेकफास्ट कर सकता है। सोचिए 10 रुपए के अंदर हमारे यहाँ पे पोहा का प्लेट मिल जाती है, 10 रुपए में समोसे मिल जाते हैं, 10 रुपए में कचौड़ी मिल जाएगी, 10 रुपए में जलेबी मिल जाएगी, जो नाश्ता आप करना चाहें। तो हमारे यहाँ पर 10 रुपए के अंदर भी आदमी भोजन कर सकता है। इससे ज़्यादा इंडिया कितना डेवलप करेगी यार, 10 रुपए में अपन को खाना मिल रहा है। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ऐसे एनजीओ हैं कि 10 रुपए में आप पेट भर के खाना खाइए, आप जितना खाना चाहते हो। कुछ एनजीओ हमारे यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं। अभी जिस एरिया में मैं हूँ, मैं ग्वालियर में मुरार पड़ता है, मुरार एरिया पड़ता है, पास में एक एनजीओ है, वो 10 रुपए में आपको जितना आप खाना चाहो प्लेट भर के खाना दे रहा है आपको, और क्या चाहिए। इंडिया ने डेवलपमेंट की है और इसलिए आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, भोजन की तो कमी होने नहीं वाली भारत के अंदर। द कैलेंडर वॉज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के टाइम पर कैलेंडर को रिफॉर्म किया गया था। देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग का आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले स्पेलिंग चेक करनी है और आंसर में भी उसकी स्पेलिंग को चेक करना है। देखिए क्वेश्चन में ये जो कैलेंडर है इसकी स्पेलिंग हमको गलत दी हुई है, ठीक है।
रिफॉर्म्ड की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है, यहाँ पर भी सही दी हुई है, यहाँ पर भी रिफॉर्म्ड की स्पेलिंग सही दी गई है, दोनों स्पेलिंग लगभग एक जैसी दे रखी है आपको। अब यहाँ पर कैलेंडर की स्पेलिंग को देखना है, ये कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है और ये वाली कैलेंडर की स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह के ऑप्शन सेट कर दिए जाते हैं। आप सोचते रहते हैं कि क्वेश्चन में सही है कि आंसर में सही है, तो क्वेश्चन में कभी कभार गलत दे रखा रहता है, आंसर में सही दे रखा रहता है। सो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 पर आपको एक ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है, मुहावरे और कहावतें बतानी है। यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। मुसीबत के समय आप अपने फेयर वेदर फ्रेंड यानी अपना सही साथी का चयन कर सकते हैं। आपको सही पता चल सकता है कि कौन आदमी आपके साथ है, कौन आदमी आपके साथ नहीं। एक मिनट मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। ठीक है, ओके। ऐसा फेयर वेदर का मतलब ऐसा अच्छा ऐसा होता है कि ऐसा मित्र जो अच्छे मौसम के साथी, बुरा समय पर आपको अकेला छोड़ देगा, तो अच्छे मौसम के साथी। फेयर वेदर मतलब आपका जब समय अच्छा है तो अच्छे समय के साथी, अच्छे समय के, और जब बुरा समय आएगा तो आपको अकेला छोड़ देंगे। फ्रेंड हु बोरिंग ब्रिंग फूड रेन, सॉरी गुड रेन, ऐसा मित्र जो 80 वर्षा लाता है नहीं। बेस्ट फ्रेंड अच्छे मित्र नहीं। फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तभी आपके मित्र हों, तो ऐसे मित्रों को बोला जाता है अच्छे समय के साथी, बुरे मौसम में हमको साथ छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स हु कम इन द गुड वेदर कंडीशन, अच्छे मौसम में एक साथ आ। मैं आपको एक चीज बात याद दिला दूं, मेरा जो ईडियम एंड फ्रेजेस का जो पूरा सीरीज पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसी में से ये कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। सेम वही कंटेंट, उसी तरह के कंटेंट्स में से आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, तो उसका ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग का चयन करना है जिसमें गलत स्पेलिंग दी गई हो। तो अब देख लीजिए किसमें गलती है, कैसी है, देखेंगे ध्यान से। द माइटी जायंट ब्रॉट अ मैरी गोल्ड फॉर द प्रिंसेस। एक बड़ा विशालकाय जो राक्षस था वो प्रिंसेस के लिए मैरी गोल्ड यानी गेंदे का फूल लाया। तो प्रिंसेस की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी प्रिंसेस की स्पेलिंग ठीक है। मैरी गोल्ड, क्वेश्चन में भी मैरी गोल्ड की स्पेलिंग सही है, यहाँ पर भी सही है। माइटी की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। देखिए जाइंट की स्पेलिंग क्वेश्चन में गलत दी गई है और यहाँ पर भी गलत दी गई है। जाइंट की स्पेलिंग होगी GIANT, ये सही होना चाहिए। तो मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो आंसर डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं बेटा। सिनोनियम्स आपको बताना है, समानार्थी बताना है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ हो, जो क्या हो, प्रोडक्टिव हो। ठीक है, उपजाऊ हो। अरे मैंने आंसर ही आपको बता दिया, प्रोडक्टिव ही इसका फाइनल आंसर है, उपजाऊ। अच्छा, हेक्टिक का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा बिजी वर्क हो। एम्यूजिंग का मतलब एंटरटेनिंग वाला वर्क होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं बेटा। 14 नंबर पर जो अंडरलाइन किया गया है सेगमेंट, उसकी जगह पर आपको एक वर्ड रखना है और सही आंसर आपको बताना। तो मैं पहली बात इसका फॉर्मूला आपके सामने रख दूं, मैनी वाला फॉर्मूला। कभी भी मैनी आ जाए तो उसके साथ में ए या एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नंबर, सॉरी देखिए मैनी के साथ में ए और एन आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नंबर आ रहा है और सिंगुलर वर्ब आ रही है। अगर कभी भी मैनी के साथ में ए एन आ जाए तो सब कुछ सिंगुलर हो जाता है। अगर मैनी के साथ में ए और एन नहीं आता तो मैनी में सब कुछ प्लूरल हो जाता है। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में मैनी के साथ में ए और एन नहीं आ रहा तो सब कुछ प्लूरल है, तो मैनी के साथ में ए और एन आ जाए तो सब कुछ सिंगुलर। तो देखिए क्वेश्चन में मैनी आ रहा है, मैनी के बाद में ए आ रहा है। अब सिंगुलर देखो, वुमेन सिंगुलर है, ये विमेन प्लूरल है, विमेन प्लूरल है, इसको भी साइड कर दीजिए। वुमेन सिंगुलर है, ठीक है। अब वर्ब कौन सी फॉर्म है? वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब। हमको कैसी वर्ब चाहिए बताइए? वर्ब भी हमको कैसी चाहिए रहेगी? सिंगुलर।
मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पर आता हूँ 15 इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में द पुअर वुमेन नीडेड अ रिफ्यूज वेयर शी कुड लिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। सर्दियों के मौसम में गरीब महिला को एक शरण चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? आश्रय। इसका मतलब क्या होता है? आश्रय। यहाँ पर जो के अलावा वीडियो से इधर उधर की बातें करना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम में जब आप बैठो तो इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। एक क्वेश्चन है 20 से लेकर 22 मिनट के अंदर वीडियो के अंदर एक प्रॉपर कवर करता हूँ। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट ऑलमोस्ट और क्वाइट कभी भी एक साथ एक का मतलब नहीं आता। थोड़ा सा देखता हूँ, ये वाला कोई नहीं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं नंबर 7। द मैकेनिक्स प्राइस a lot to get that car dash from टोवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को धक्का देना, पुश करना। ये सेकंड फॉर्म है टो की, सेकंड फॉर्म। इस टो का मतलब क्या होता है? खींच कर ले जाना, ड्रैग करना। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कार अगर कभी कभी खराब हो जाए, किसी की कार अगर खराब हो जाती है तो उस कार को क्या करते हैं? एक क्रेन के द्वारा, क्या होता है? एक क्रेन होती है, क्रेन क्या करती है? उस कार को तोड़ के, ये तो नहीं हो जाएगा, लेट हो जाएगा। फिलहाल आंसर जो लगेगा ऑप्शन नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा समझते हो? आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। 18 में बेटा सिनोनिम आपको बताना है। अफर्म का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना किसी बात को, एग्री कर लेना किसी बात से। कन्वे का मतलब होता है कहना या देना, गिव या से। को रिलेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से रिलेशन बताना, रिलेट करना किसी चीज से। डिलीवर का मतलब होता है देना, गिव। और कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय। ये देखेंगे कुछ comparing two things that cannot be compared. Understanding views from
इट इज अ हाई पे जॉब। अरे हाई पे जॉब होता है क्या? आप लोगों ने कई बार सुना होगा हाई पेइंग जॉब। ये एक ऐसी जॉब है जो अच्छा पेमेंट करती है। तो क्या होता है, हवा निकल तो फिर क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसका सपाट हो जाना। इनफ्लेट का मतलब हवा भरना होता है। आपको क्या करना है, जो बोलते समय लगभग एक ही जैसे प्रोनाउंस होते हैं, एक जैसे ही सुनाई देते हैं। जैसे वर्ड है मेरे पास में शी और सी, फिर जैसे दिखाई देते हैं। ये आता है सी, होते हैं होमोफोन्स। इट इज बेटर टू फोकस ऑन योर डैश देन टू वंडर एमलेसली। ये ज्यादा उचित रहेगा आप अपने कैरियर पे फोकस करें इधर उधर भटकने के। तो कुरियर का मतलब क्या होता है, पहले तो नहीं हो सकता। सेकंड जो हमारे पास में कैरियर होता है, ये क्या होता है, सामान को ढोकर ले जाने वाला। आपने गुड्स कैरियर नाम सुना है, माल वाहक, तो ये वाहक होता है सामान को ढोने वाला। नेक्स्ट जो कैरियर होता है ये होता है, कैरियर का मतलब होता है अपना भविष्य बनाना, तो ये करियर हो गया। तो यही इसका आंसर है। और ये पहला वाला जो दिया है ये नहीं हो जाएगा, नहीं होता, गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जान लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा कलर चेंज करके देखता हूँ आज क्या हो सकता है। द रिवोल्ट ऑफ लेबरर विल बी कंसिडर एज द इपॉक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा गया है। सही ऑप्शन आपको बताना है ना? कौन सा ऑप्शन बताना है आपको? सही वाला ऑप्शन आपको बता। तो देखिए, इपॉक का मतलब क्या होता है पहले तो वो जानिएगा। इपॉक का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय। तो अनपॉपुलर मेजर ये नहीं होगा। कमेंडेबल एक्ट प्रशंसनीय कार्य ये नहीं होगा। हॉस्टाइल इवेंट ऐसी कोई स्थिति जो काफ़ी ज़्यादा शत्रुवत बन रही हो ये नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पीरियड महत्वपूर्ण समय, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पर। आपको एंटीनिम बताना है बेटा। एंटीनिम में आपको क्या पूछा गया है? ही परचेज वेरी चीप ड्रेस। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। उसने कैसी ड्रेस खरीदी है? सस्ती ड्रेस खरीदी है। ठीक है। पाल्ट्री का मतलब क्या होता है? तुच्छ। कोई चीज़ तुच्छ हो, बेकार हो। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ महंगी हो, है ना। और लिवली का मतलब जीवंत होता है। डॉल्टिश का मतलब होता है फुलिश, मूर्ख। अभी आंसर कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा आंसर। आई थिंक आ रहा होगा आपको समझ में। और कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। जितने ही बच्चे देख रहे हैं, एटलीस्ट देखते बहुत सारे हैं। देखते तो मेरे को 500-600 स्टूडेंट हैं। उनमें से केवल, क्योंकि पता चल जाता है कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों का व्यू हुआ है कि नहीं हुआ। 500 से 600 से ऊपर स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन रिप्लाई केवल 3-4 का ही आता है। 3-4 बच्चे ही कमेंट करते हैं। हमको बड़ा दुख होता है इस बात का कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इससे तो बढ़िया ऑफलाइन वाला बैच हमारा बढ़िया है। कम से कम ऑफलाइन वाले बैच में 70-80 बैठते हैं, तो रिप्लाई तो आता है उनका, सही गलत। ठीक है, चलिए। तो अब एंटोनिम आपको दोबारा से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई I have keen interest in reading the mind of those students who are boisterous at home but on their best behavior at school। देखिए, मेरे को कई सारे बच्चे देखे हैं जो क्या करते हैं, घर पर तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना। अब इसका उल्टा बताना है आपको।
जो लंबी लंबी नहीं फेंकते। पहला वर्ड है फ्रॉथिंग, फ्रॉथिंग का मतलब होता है झागदार, क्या हो जाता है, झागदार। क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब होता है जिसमें काफी ज्यादा शोरगुल हो, नॉइजी हो। रैकस, रैकस का मतलब क्या होता है, किसी की आवाज क्या हो, खराब हो, कर्कश आवाज हो, कैकोफोनी। और प्लेसिड का मतलब होता है शांत, काम। तो यही इसका आंसर है। एक व्यक्ति क्या रहता है, शोरगुल करता रहता है, लंबी लंबी फेंकता रहता है, दूसरा शांत रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है। आई थिंक दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के साथ में मैं दोबारा से मिलूंगा आपको। रोज़ाना रात को 9 बजे हमारा कंटेंट आपके लिए हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से तैयारी करिए, कोशिश करिए कि इस साल आपका सिलेक्शन हो। आपके माता पिता चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए आप प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।